और जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ई व्याख्यान माला में आपका स्वागत करता हूं। माफ करिए कि किसी कारण के वजह से खास तो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इससे हम हमारा जो लाइव प्रेजेंटेशन है ये 7:30 PM को शुरू नहीं कर सके। थोड़ा टेक्निकल कारण के वजह से ये डिले हो गया है। आज हमारा जो विषय है ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है कि आजकल कोरोना की या चाइनीज वायरस की सेकेंड वेव शुरू है और पूरा देश इसके साथ लड़ रहा है। डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिक स्टाफ है, पुलिस है और बाकी सारे लोग हैं जो इसका असर कम करने में अपनी कोशिश कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और हमारी देश की जो मीडिया है इसमें बहुत दुष्प्रचार हो रहा है कि इस युद्ध को लड़ने में हम बिल्कुल फेल हो गए हैं और हम ये युद्ध ठीक तरह से नहीं लड़ रहे हैं। तो हम आज इसका विश्लेषण करेंगे कि कौन लोग हैं कि जो हमारी देश के खिलाफ बुरी चीज कह रहे हैं और उनके कहने में कितना सच है। तो पहले लेते हैं हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की एग्जाम्पल्स, उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद जो हमारी लोकल मीडिया है इसके ऊपर आ जाएंगे। एक लैंसेट नाम का मेडिकल जर्नल है, इन्होंने अपना जो लेटेस्ट इशू है इसके अंदर लिखा है कि भारत जो ये कोरोना चल रहा है या चाइनीज वायरस चल रहा है उसका मुकाबला सही नहीं कर पा रहा है। बहुत लोग उसमें मारे जा रहे हैं। जो उनकी मैनेजमेंट है ये बहुत कम है, अर्थात मैनेजमेंट में इम्प्रूव करने की जरूरत है। अर्थात ऑक्सीजन कम हो रहा था, अर्थात जो हमारे बेड्स है वो कम हो रहे थे, अर्थात ये इस प्रकार का एक संकट था कि जिसे एक बायोलॉजिकल वर्ल्ड वॉर बोलना चाहिए, जो 100 साल में एक बार आता है और हमारी मेडिकल फैसिलिटीज इसे पूरी तरह से जूझने में नाकाम रही है। लेकिन अभी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो रही है और अभी जो सेकंड वेव है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई है। लेकिन लैंसेट ये जो जर्नल है इसका कभी नाम आपने इसके पहले सुना था? जब हम मीडिया की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय है तो उसमें प्रिंट मीडिया होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है, इसके अंदर सोशल मीडिया होती है। लेकिन हमारे मीडिया के कुछ लोग हैं जिन्हें मैं चाइनीज हस्तक बोलता हूँ, जिन्हें मैं पाकिस्तानी हस्तक बोलता हूँ। जब भारत के खिलाफ कोई भी चीज किसी भी न्यूज़पेपर में आती है तो खट करके वो उसका रेफरेंस देके अपने इंडियन मीडिया में लिखना शुरू कर देते हैं कि देखो ये लांसेट नाम का जो जर्नल है उसने कहा हुआ है कि इंडिया के अंदर कारण हुआ ये इस सेकेंड वेव को शुरू होने का कारण इलेक्शंस चल रहे थे, जो कि बिल्कुल झूठ है। जिस 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए जहां पे शायद भीड़ भी इकट्ठा हो रही थी पॉलिटिकल रैलीज के लिए, लेकिन वहां के जो स्टैटिस्टिक्स है ये बिल्कुल नहीं दिखाते कि इलेक्शन के रैलीज के कारण ये शुरू हुआ है। दूसरा कारण बता रहे थे कुंभ मेला, अर्थात कुंभ मेला में काफी भीड़ इकट्ठी होती है, ये सब आपको पता है। लेकिन वहां पर भी कोई स्टैटिस्टिकल एविडेंस नहीं है कि वहां पे एक्सप्लोजन हुआ है, बल्कि जो ये सब चीज बड़ी हुई है ऐसे सारे स्टेट्स में हुई है जहां पे ना इलेक्शन था ना वहां पे कुंभ था। दूसरा लांसेट ने बोला है कि सिर्फ 2% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी तक नियरली 17 या 18 करोड़ लोगों का जो वैक्सीनेशन है ये हुआ है। होता क्या है कि इस प्रकार की जो जर्नल्स होते हैं इनको इंफॉर्मेशन वही लोग देते हैं जो हमारे देश के होते हैं और उन्हें देश को ही दुनिया में बदनाम करने से पैसे मिलते हैं। तो अभी आप देखिए ये जर्नल बोल रहा था कि अभी अगले 1 महीने के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोग इसमें मरेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी भी हम 2 लाख का ही फिगर क्रॉस किया है
और जो हमारा रिकवरी रेट है, यानी कि चाइनीज वायरस होने के बाद जो रिकवर होते हैं वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। इसके बाद ये बात हुई कि हमने वैक्सीनेशन जो हमारा वैक्सीनेशन बन रहा था, हमने दूसरे देशों को क्यों एक्सपोर्ट किया? हमने एक्सपोर्ट किया क्योंकि उस समय इस प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं था कि ये एक्सप्लोजन होने वाला है। अभी जबकि एक्सप्लोजन हो गया है, अभी ये माना जाता है कि वैक्सीनेशन करना ये देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है और जो अभी कम उम्र के लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन देने का आईसीएमआर ने रिकमेंडेशन दिया है। तो अभी हम जरूरत पड़े तो दुनिया के बाहर के देशों से भी ये ला रहे हैं और आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी देश से आप वैक्सीनेशन आयात कर सकते हैं क्योंकि आज हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं कि जो वैक्सीनेशन के लिए पे कर सकते हैं। सबको वैक्सीनेशन फ्री देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि लांसेट ने इसके पहले बहुत सारे गलत आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं और डब्ल्यूएचओ ने उनको बोला भी था कि आपने ये जो चीजें लिखी हुई है ये गलत थी। जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में जो उन्होंने बोला था वो गलत था। मतलब ये लांसेट कोई ऐसा जर्नल नहीं है कि जिन्होंने कोई जो चीज की वो 100% ट्रू है, लेकिन केवल भारत को बदनाम करने के लिए वो इस प्रकार से हमारे देश के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे और उनको मदद कर रहे थे। हमारे देश के कुछ लोग वो हमेशा देश का बुरा चाहते हैं। अभी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, लांसेट जैसे जर्नल्स कुछ भी लिखे उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। केवल ये एक पिन प्रिक है जो हमें हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करता है। अभी हम थोड़ी नजर डालते हैं हमारी देश की मीडिया के ऊपर। अगर आपको पता है कि जनवरी के महीने में हमारे देश ने वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन देना हमने शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने बताया था कि यहाँ पे होगा अबव 65 होंगे, उनको होंगे जो जिनको कुछ और प्रकार की बीमारी है उन्होंने ये लेना चाहिए क्योंकि ये आपका बेस्ट डिफेंस है चाइनीज वायरस के खिलाफ। लेकिन हुआ क्या, तो देश ने जैसे ही ये शुरू हो गया तो बुद्धिजीवी लोग, काफी राजकीय पक्ष, काफी एनजीओज, इन्होंने मीडिया में दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि ये जो वैक्सीनेशन बना है ये कितना इफेक्टिव है, इसका डेटा काफी एडिक्वेट नहीं है, वो डेटा जो बनाया है वो फर्जी है, तो हम ये वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे। यानी कि नटशेल में इन लोगों ने भारतीय मीडिया में भारतीय वैक्सीन के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। और अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको नजर आएगा कि हमारे कुछ न्यूज़पेपर्स है, उनके मैं नाम ले सकता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में 182 आर्टिकल्स लिखे गए हैं वैक्सीनेशन के खिलाफ, लोक सत्ता में 172, नवभारत टाइम्स में 236, हिंदुस्तान टाइम्स में 123, टाइम्स ऑफ इंडिया में 28, वायर नाम का जर्नल है उसमें 78, प्रिंट में 59, स्क्रॉल में 122। यानी कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मीडिया के लोगों ने ये वैक्सीनेशन किस प्रकार से खराब है इसके बारे में आर्टिकल लिख के हमारे देश में दुष्प्रचार और अपप्रचार शुरू कर दिया। इसके बाद आप राजकीय पक्षों के ऊपर आ जाए, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने अपने ही वैक्सीनेशन को जो दुनिया ने एक्सेप्ट किया है इसे बदनाम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, सीपीएम है, टीएमसी है। इतना ही नहीं तो आज हमारे देश में बहुत ज्यादा एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ अच्छा काम करने के बदले उल्टा दुष्प्रचार ही करते हैं। तो तकरीबन 265 एनजीओज ने बोला कि ये वैक्सीन के खिलाफ हम है। यानी कि राजकीय पक्ष, एनजीओज, मीडिया के लोगों को ये सलाह दे रहे थे कि ये वैक्सीन बिल्कुल ही गलत है, इसको मत लो। इसके सिवाय कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, रिटायर्ड जजेस है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स है, रिटायर्ड आईपीएस है, कुछ सरकारी अधिकारी है, इन्होंने वैक्सीन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इसके सिवाय काफी सारे कार्टून्स हमारे मीडिया में तैयार हो गए कि ये वैक्सीनेशन होने से, आपका वैक्सीनेशन लगवाने से हमारा कितना नुकसान हुआ। लेकिन
जैसे ही वैक्सीनेशन को 65 देशों को हमने एक्सपोर्ट किया और वो देश उससे खुश हो गए, तो अल्टीमेटली ये लोगों को समझ में आना शुरू हो गया कि अरे ये तो गड़बड़ थी। तो ये देश की जनता में एक बड़ा भ्रम हो गया, इसलिए देश की जनता ने बोला कि हम नहीं लगाएंगे। जब टीकाकरण शुरू हो गया तब हम देख रहे थे कि पहले 2-3 महीने के अंदर कोई टीका लगाने के लिए आता ही नहीं था। वो जो वहाँ के हॉस्पिटल से लोगों को बुलाते थे, भैया आप आ जाओ, बिल्कुल सेफ है, हम आपकी पूरी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। अचानक जैसे लोगों को अकल आ गई कि भाई ये बिल्कुल सेफ है, बाकी पूरा दुनिया के देश इसे ले रहे हैं, तो उसके बाद जब सेकंड वेव शुरू हो गई तो लोगों की वहां पे भीड़ होनी शुरू हो गई। तो अभी आज फोटोग्राफ देखते होंगे कि कितनी भीड़ हो गई है कि आज वैक्सीनेशन के डोज अवेलेबल है एक्स और उसे लगाने के लिए 4 गुना 5 गुना लोग ज्यादा आ रहे हैं, सुबह से वहां पे लाइन में बैठ रहे हैं। तो इनको ये पूछा गया कि ये बताओ भैया, आप पहले जब शुरू था तब आप क्यों नहीं आए? तो ये बोल रहे थे इसका कारण यही था कि हमें डराया गया था कि ये आपके लोगों के लिए बिल्कुल डेंजरस है, तो इसे कृपया आप मत लगाइए। तो इसके कारण लोगों ने ये नहीं लगाया। तो अभी दुष्प्रचार हो रहा है कि जब लोग लगाने के लिए तैयार है, तो अभी दुष्प्रचार है कि बस अभी वैक्सीनेशन के जो डोज है वो कम पड़ रहे हैं, हमने दुनिया को क्यों दिया, यानी कि चित भी मेरी पट भी मेरी। जब वैक्सीनेशन अवेलेबल था, ये इन्होंने दुष्प्रचार करके बोला लगाओ मत। अभी ज्यादा लोग लगाना चाहते हैं, तो अभी दुष्प्रचार शुरू हो गया कि आपने उसको एक्सपोर्ट क्यों किया। तो ये आज हमारे देश में हमारे देश के लोगों को ही टांग खींचने वाले इतने ज्यादा राजकीय पक्ष है, इतने ज्यादा एनजीओज है, इतने ज्यादा मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया के ऊपर दुष्प्रचार चलता है, तो इससे लोग डर जाते हैं। तो इसके लिए ये बिल्कुल ही एक खराब बात है। एक ऑर्डिनरी भारतीय ने इसका विक्टिम नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात मैं आ जाता हूं कि आजकल हमारी जो जुडिशियरी है, खास तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वो उन्होंने काफी सारी चीजों में अपना हाथ डालना शुरू कर दिया है, जो कि उनका काम नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल देते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने डिसाइड किया कि ये जो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे कंट्रोल करने के लिए हम एक 12 एक्सपर्ट्स की टीम बनाते हैं। क्या ये चीज सही है? बिल्कुल नहीं। आपको याद होगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इसके पहले जब सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो आंदोलन चल रहा था, उन्होंने एक टीम तैयार की कि ये डिसाइड करेगी कि लोग सीएए से क्या चाहते हैं। अभी देश के कानून बनते हैं, देश में डिसीजन होता है, गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेती है, कुछ उसमें से सही हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, लेकिन उसे चेक करने का काम सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का नहीं होता है। जब इन्होंने कमेटी फॉर्म कर ली, उसके बाद ये सीएए के जो आंदोलक थे वहां से चले गए और वो कमेटी कुछ न कर पाई। इसके बाद जब फार्मर्स एजिटेशन शुरू हो गया, उन्होंने फिर कमेटी फॉर्म कर ली कि हम फार्मर्स की बातचीत करना शुरू कर देंगे। अरे भैया, जब कोई भी कानून होता है उसकी डिस्कशन हो जाती है पार्लियामेंट के अंदर, मेजॉरिटी यानी कि कानून के मुताबिक उसे पास किया जाता है। हो सकता है कुछ लोगों को उसके खिलाफ मतलब तकलीफ हो, लेकिन अगर मेजॉरिटी ने उसे पास किया है तो वो पास हो जाता है। लेकिन वहां पर भी कमेटी फॉर्म हो गई, वहां पर भी कोई भी फार्मर या कोई भी फार्मर्स यूनियन उन्हें मिलने के लिए नहीं आई। अभी इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक कमेटी फॉर्म की हुई है। अभी देखिए इस कमेटी को क्या एक्सपीरियंस है, इनको पता है देश में ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, किस पोर्ट में आया है, उसको किस तरह से मूव किया जा रहा है। जो आज 26-27 राज्य है, उसमें हजारों हॉस्पिटल्स है, तो उस हॉस्पिटल्स में कहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, कितना कम है, रोज की उनकी कंजम्पशन क्या है, ये डेटा उनके पास अवेलेबल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये कहाँ से लाएंगे? एक 12 की कमेटी आपने फॉर्म कर दी,
तो क्या आप सोचते हैं उनके पास कोई मैजिक वॉन्ड है? तो और आपने उनको अपॉइंट तो कर दिया, उन्होंने अगर गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया तो यानी कि ये काम उनका नहीं है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वहाँ पे वो ज़रूर कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें शायद उनकी गलतियाँ हो सकती है, लेकिन उसकी गलतियाँ है तो वो दुरुस्त की जाती है। मैं आपको एक फौजी एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर लड़ाई चल रही है और लड़ाई चलते समय अगर किसी हेडक्वार्टर ने यानी कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, डिविजनल हेडक्वार्टर्स है या कोर हेडक्वार्टर्स है, इन्होंने कोई गलती की और लड़ाई शुरू है, तो तभी इस कोर हेडक्वार्टर को बदली नहीं किया जाता। ये आपको याद रखिए। मैं रिपीट करता हूँ, शायद वहाँ का एक आधा स्टाफ ऑफिसर, एक आधा ये उसकी बदली हो सकती है। इसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो ऊपर वाले लोग हैं इसके ऊपर नजर रख सकते हैं, लेकिन लड़ाई के अंदर कोई भी हेडक्वार्टर की बदली नहीं होती, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनके पास नॉलेज है। गलती हो गई है तो जिसने की है उसको बाजू डालो और उसकी जगह पे एक आधा और लाओ, लेकिन अगर आप हेडक्वार्टर को निकाल देंगे तो आप पूरी लड़ाई को डिसरप्ट कर देंगे। तो ये जो 12-13 जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है, उनको गवर्नेंस का क्या अनुभव है कि स्टेट में क्या चल रहा है, उनको पता है क्या? मतलब ये चीज उनको पता ही नहीं हो सकती। तो इसके लिए ये काम उनका नहीं है। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो आप वो पॉइंट आउट करिए कि आपने ऑक्सीजन देना था महाराष्ट्र को, समझो 1000 सिलेंडर्स, लेकिन आपने दिए 900। आपने ये क्यों दिए? गवर्नमेंट को पूछो, वो कारण देगी कि क्यों दिया, गलती हुआ है कि कोई कारण था। लेकिन वो इस प्रकार का कंट्रोल नहीं कर सकती। ये गवर्नेंस का काम है, जुडिशरी ने उसमें नहीं जाना चाहिए। और आपको पता है इस समय हमारी जुडिशरी जो जस्टिस देनी चाहिए आम आदमी को, वो बिल्कुल दे नहीं पा रही है। अगर आपने स्टैटिस्टिकल एविडेंस देखा होगा तो अभी मुझे एग्जैक्ट ये तो याद नहीं है, लेकिन तकरीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस आज हमारी जुडिशरी के सामने अलग अलग लेवल के ऊपर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अलग नीचे वाले कोर्ट है, वहां पे पेंडिंग है। ऑन एन एवरेज कोई अगर ये चलता है, केस चलती है तो 15, 20, 25 साल चलती है। अगर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 1993 में जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, जिसे कितने साल हो गए, अभी तकरीबन 27 या 28 साल हो गए हैं, अभी भी उस केस का क्लोजर नहीं हुआ है। तो यानी कि हमारे देश के सामान्य आदमी को न्याय ही नहीं मिलता है। तो आपका काम है न्याय देना। प्रगत देश के अंदर या कुछ महीने के अंदर, एक साल के अंदर कोई भी खटला हो, कोई भी केस हो, उसे रिजॉल्व किया जाता है। तो ये हमारे जुडिशरी ने करना चाहिए, ना कि इस प्रकार के इसमें नाम डालो। अगर वो कोई गलती महसूस करती है तो जरूर उसे पॉइंट आउट करो, गवर्नमेंट से पूछो कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। और अगर आप सोचते हो कि ये ठीक मतलब इररिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दिखाई है या उसका कंट्रोल ठीक नहीं किया है या कोई गलती की है, तो उसके लिए आप रिकमेंड करो कि ये जो आपकी ये गलती थी, इसके लिए आप किसी ना किसी को पनिशमेंट दो जिसने ये गलती की होगी। लेकिन आप एक गवर्नमेंट का काम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट अभी बस एक या दो ही इशू और कवर करने वाला हूं जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर चल रहा है। अभी आपको पता है कि ये जो चाइनीज वायरस का जो महायुद्ध है, तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है। लेकिन अभी कुछ नई चीजें सामने आ रही है, तो मैं दो चीजों के ऊपर फोकस करूंगा कि अभी ये जो चाइनीज वायरस है, ये अभी ये जो सेकेंड वेव हो गई, सेकेंड वेव जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आई, तो वो केवल इंडिया के अंदर फैला, वो बांग्लादेश में नहीं फैला जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक भाग है, पाकिस्तान में नहीं फैला, नेपाल के अंदर नहीं फैला, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो बाकी के देश है वहां पे नहीं फैला और केवल हिंदुस्तान में या इंडिया में फैला। ऐसे क्यों? क्या ये चाइनीज ने केवल उसको इंडिया के लिए रखा था? दूसरी बात यह है कि क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है? नॉर्मली जब एक वायरस टूटता है, जिसे इंग्लिश में वायरस की म्यूटेशन बोलते हैं, एक वायरस के दो टुकड़े होते हैं, तीन होते हैं या चार होते हैं, तो वायरस की ताकत कम हो जाती है। लेकिन अभी ये नजर आ रहा है कि वायरस टूटने के बाद उसकी ताकत ये
बढ़ रही है। इसका मतलब है म्यूटेशन के बाद ताकत बढ़ रही है। तो क्या इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन से इस प्रकार से बनाया हुआ है कि ये एक भस्मासुर के मुताबिक आगे चलता ही रहेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रही है, बल्कि कुछ बेवकूफगिरी ये जरूर कर लेती है। और उसका मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। और उसको इसे इंडियन मीडिया ने कैसे फॉलो किया, ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि ये जो म्यूटेशन हुआ इस वायरस का, चाइनीज वायरस का इंडिया के अंदर, उसे उन्होंने बोला इंडियन वेरिएंट। मैं रिपीट करता हूँ, इंडियन वेरिएंट। इन्होंने चाइनीज वायरस को कभी चाइनीज वायरस नहीं बोला, उसको उन्होंने बोला कोरोना, उसको बोला कोविड-19, लेकिन इसे वो इंडियन वायरस बोल रहे हैं। खैर इसको नाम, उस वायरस को या तो नाम देना था चाइनीज वायरस, या उसको नाम देना था शी जिनपिंग का वायरस, या उसे नाम देना था चीन का वायरस, या उसको नाम देना चाहिए था वुहान का वायरस। लेकिन वो नहीं दिया, उनकी हिम्मत नहीं हुई। और थोड़ा बहुत जो म्यूटेशन हिंदुस्तान के अंदर हो गया, वहां पे नाम दिया इंडियन वेरिएंट। अभी इन्होंने तो नाम दे दिया और हमारे मीडिया ने उसको रिपोर्ट शुरू देना शुरू कर दिया। अरे आप में कुछ मतलब दिमाग का इस्तेमाल करिए, उनको पूछिए कि आप इसको क्यों नाम इस प्रकार का नाम देते हैं, इसे आप बायोलॉजिकल नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या ये हमारे देश को बदनाम करने का एक और तरीका है? तो ये इस प्रकार से काम ये डब्ल्यूएचओ का चल रहा है। और लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि डब्ल्यूएचओ ने और कुछ साइंटिस्ट, वो ऑस्ट्रेलिया के हो कुछ यूरोप के हो, उन्होंने ये पता लगाया है कि 2016 के अंदर इन्होंने, चाइना ने ये जो वायरस है ये तैयार किया था। और उस समय चाइनीज के कुछ साइंटिस्ट ने बनाया, उसमें चाइनीज मिलिट्री का हाथ था। चाइनीज के कुछ साइंटिस्ट ने भी ये बोला था कि हम इस वायरस के साथ बिना लड़ाई करते हुए, बिना हथियार का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को पैरालाइज कर सकते हैं, जिससे जो दुनिया की जो मेडिकल सर्विसेज है ये पूरी टूट जाएगी, उनकी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। यानी कि ये जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड वॉर जो चाइना चला रहा है, उसकी प्लानिंग 2015-2016 में हुई थी, जब वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में इसका निर्माण हो रहा था। आपको ये पता होना चाहिए, वायरस के ऊपर मेडिकल रिसर्च जो चलता है उसके लिए दुनिया के कुछ कानून है। दुनिया का कानून ये बोलता है कि साइंटिस्ट या रिसर्चर्स सिर्फ उसी विषय के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं जिससे दुनिया की हेल्थ बढ़ सकती है, दुनिया को रोग, जो अलग अलग डिसीजेस होते हैं उस पर फाइट करने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर वो मानव जाति के खिलाफ है, यानी कि कोई राक्षस बनाना, कोई ड्रैगन बनाना, कोई क्रॉस ब्रीड बनाना मानव और प्राणियों के बीच में, तो ये अलाउड नहीं है, ये अनइथिकल है। लेकिन चाइना इथिक्स को जानता नहीं है। उन्होंने इस प्रकार का वायरस बनाया जो बिल्कुल दुनिया को अपने घुटने टेकने के लिए भाग पड़ाना था, इसलिए वो बनाया गया। तो ये इसके खिलाफ अभी काफी रेजिस्टेंस हो रहा है। तो अभी हमने हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बोलना चाहिए कि आप जिस राज्य में है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, हर एक असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि इस चाइनीज वायरस से भारत का या हिंदुस्तान का जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करने के लिए चाइना को हमने उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। और इतना ही नहीं, तो आजू बाजू के जो देश है उनको भी बोलना चाहिए, हम सब इकट्ठा होकर चाइना के खिलाफ एक मुकदमा चलाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो पूरी दुनिया इकट्ठी हुई और उन्होंने जर्मनी और जापान, जिन्होंने ये वर्ल्ड वॉर शुरू किया था, उनके खिलाफ मुकदमा शुरू किया, जिसे न्यूरेमबर्ग ट्रायल बोलते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, न्यूरेमबर्ग ट्रायल, जिसमें जो जर्मनी और जापान के लोग उस समय जिंदा थे, उनको बाद में ट्रायल करके फांसी पे लटकाया गया। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हिटलर, जिन्होंने ये वॉर शुरू किया था जर्मनी के, वो नहीं थे। बाकी सारे जनरल्स रोमेल वगैरह वो सभी नहीं थे। तो जो हिमलर वगैरह जो बचे हुए थे, उनको फांसी पे डाल दिया गया। तो आज जरूरत है कि पूरी दुनिया ने इकट्ठा होकर चाइनीज के खिलाफ जो वर्ल्ड
कोर्ट है, दुनिया का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, वहां पे एक मुकदमा चलना चाहिए कि चाइना के खिलाफ कार्रवाई शुरू करो और चाइना को जो पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है उसे भरपाई करने के लिए बात करो। तो अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मैं यहीं पे रुकता हूँ और आगे आने वाले संडे को जो जिस विषय को हम कवर करेंगे वो विषय है चाइना का अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, ये कोरोना या चाइनीज वायरस की लड़ाई बहुत दिन चल रही है। सरकार ने 100 बार बोला है कि इसमें करना क्या चाहिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी ये बहुत जरूरी है। खुद को सेफ रखो, वैक्सीनेशन करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ और जितनी मदद अपनी तरफ से बाकी अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए हो सकती है उतना करो। अगर हम सब भारतीय इकट्ठा होके काम करते हैं तो ये लड़ाई, ये जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड वॉर है, ये जो बायोलॉजिकल टेररिज्म है, ये लड़ाई जीतने में हमें यश मिल सकता है। मैं रुकता हूँ। जय हिंद।